नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पिथौरागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में भव्य सहकारिता मेला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। मेले में मुख्यमंत्री धामी का पुष्प वर्षा से जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेले में लगे विभिन्न विभागों और सहकारी संस्थाओं के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और उनकी उपलब्धियों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कई विकासपरक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। इस कार्यक्रम को देश के अंदर किस प्रकार से आगे बढ़ाने में माताओं को, बहनों को, गांव को, सबको जोड़ते हुए कैसे देश के अंदर सहकारिता की क्रांति आ सकती है, ऐसे अमित शाह जी के द्वारा संसद के अंदर प्रस्ताव भी रखा गया और बहुत बहुमत के साथ पास होने के बाद इस देश के अंदर एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम देश में चलाया जाने की योजना के क्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसे हर कोऑपरेटिव के सहयोग से जोड़ते हुए, गांव के समूह को भी जोड़ते हुए, जो महिलाएं बहनें जो हमारे आर्टिजन हैं, जो आर्टिजन जिस प्रकार का जिस क्षेत्र में है भरपूर उत्तराखंड राज्य के अंदर, उन प्रतिभाओं को आगे लाने का शुभ अवसर और यहाँ की छोटी छोटी इकाइयों के माध्यम से, चाहे वो मिलेट के माध्यम से, चाहे छोटे उपक्रमों के माध्यम से उसको बाजार उपलब्ध हो, ऐसा आज के कार्यक्रम के उद्घाटन के शुभ अवसर पर हम सबके प्रिय नेता, और मैं तो कहूंगा कि आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे उत्तराखंड के जो एशिया में सबसे बड़ा भव्य और सुंदर ग्लेशियर है, मिल्लम ग्लेशियर, वहां से सीधे आपकी यात्रा आज हमारे इस पवित्र स्थान पिथौरागढ़ के अंदर की हुई है। तो इसलिए आप सबको, हम आप सबकी तरफ से आपको बधाई देते हैं कि आपने वो ग्लेशियर जो कि अपने आप में आज आप उसको आपने देखा है, और मैं जब 92 में उस ग्लेशियर में मिल्लम पैदल गया था और तब में, और अब तो मोटर मार्ग से आपके योजना के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। अब हम मोटर मार्ग से भी जा सकते हैं। मुलछारी से नीलम जाने के लिए पहले नीलम, फिर बुरखू, बंजू, ग्रीनकोट, बुग्डियार होते हुए हम नीलम ग्लेशियर जाते हैं। आपने एक ऐतिहासिक स्थान को आज नया कीर्तिमान से जोड़ने का संकल्प लिया है। जैसे आपने हाथी कैलाश को माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से जोड़ने का काम किया है, ऐसे ही आपने अभी अभी बताया कि हम मिल्लम को भी ऐसा ही डेस्टिनेशन पॉइंट बनाएंगे, जिससे पिथौरागढ़ के अंदर पर्यटकों का लगातार आवागमन बना रहे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ विधायक किशनदा, मंच पर उपस्थित मेयर साहब, सभी के बीच में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। आज सहकारिता मेले के माध्यम से जहां हमने 23 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास किया, वहीं करीब 62 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। ये सभी योजनाएं आने वाले समय में हमारे पिथौरागढ़ जनपद के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी। भाइयों बहनों, सहकारिता की परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। सहकारिता में स्पर्धा की बजाय सहयोग की भावना रहनी चाहिए, क्योंकि सहकारिता किसी भी पर उपकार नहीं है, बल्कि एक दूसरे को स्वावलंबी बनाने का कार्य है। आज की नई पीढ़ी के लिए हमारी ये सहकारिता का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है, क्योंकि आज की पीढ़ी, आज की जो नई पीढ़ी है, वो जल्दी से जल्दी स्वावलंबी बनना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और स्वयं स्वरोजगार को आगे बढ़ाना चाहती है। और आज के इस आधुनिक और प्रतिस्पर्धी युग में
सहकारिता का जो महत्व है पहले से और कहीं अधिक हो गया है। इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, ताकि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। हमारे देश में भी सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए आज भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश के अंदर अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय लिया। आज आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार कर रहा है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग और उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार भी राज्य में सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी का परिणाम है कि पूरे देश में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के कार्य की शुरुआत उत्तराखंड से ही हुई है। आज प्रदेश की सभी 671 सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा आज हमारी 24 औषधियां जन औषधि केंद्र के रूप में, समितियों के रूप में भी कार्य कर रही है, जिनमें ग्रामीण जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां सस्ते दामों पर मिल रही हैं। इतना ही नहीं, हमने 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी विकसित किया है। अब ये समितियां केवल ऋण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, आधार सेवाएं सहित अनेक डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया है कि हमारे 13 जिलों में कुल 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अपलोड कर दिया गया है। इससे राज्य की सभी सहकारी समितियों की समस्त जानकारी एक पारदर्शी तरीके से हमारे समक्ष उपलब्ध रहेगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने फरवरी 2023 से अब तक 800 नए पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां और 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। इसके अलावा उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुनस्यारी बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक और पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगत सिंह मरतोलिया से मुलाकात कर सीमांत क्षेत्र के विकास और नीतिगत सुझावों से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री ने ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसी दौरान मरतोलिया ने 6 अक्टूबर से लापता पातों निवासी प्रदीप दरियाल की खोजबीन के लिए एसआईटी गठन की मांग भी रखी। इस पर पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया है कि 4 सदस्यीय टेक्टिकल टीम जिला स्तर पर गठित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तर पर हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। वहीं विधानसभा डोईवाला क्षेत्र के थानों में स्थित लेखक गांव अब साहित्य गांव और संस्कृति और कला संरक्षण का केंद्र बनने जा रहा है। यहां 60 से अधिक देशों के साहित्यकार जुड़ेंगे। 3 नवंबर को स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 का भव्य उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत करेंगे। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। लेखक गांव के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है कि यह आयोजन साहित्य, संस्कृति और कला के संवर्धन को समर्पित है। गांव में 1 लाख से अधिक पुस्तकों वाला पुस्तकालय, लेखक कुटीर, हिमालय संग्रहालय, नवग्रह वाटिका और संजीवनी वाटिका जैसी अनोखी पहले की गई। 300 से अधिक दुर्लभ पौधों से सजी इन वाटिकाओं में स्कैनर तकनीक से पौधों की जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी। ये गांव शोध और अध्ययन के लिए नई दिशा तय करेगा। पूरा कर रहा है। उत्तराखंड के जो रजत जयंती वर्ष है उसको मनाया जा रहा है। हमको बेहद खुशी है कि देश और दुनिया में रहने वाले सभी उत्तराखंड के जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो इस उत्सव को मना रहे हैं।
इन 25 वर्षों की जो हमारी यात्रा है वो निश्चित रूप में बहुत सुखद रही है। मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मैं पर्वतीय विकास मंत्री रहा हूँ और तब और अब क्या स्थिति है मैं उसको भली प्रकार समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ। तो मैं बहुत भरोसे के साथ ये कहना चाहूँगा, इन 25 वर्ष की अपनी यात्रा में उत्तराखंड ने बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। यदि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये तीन राज्य एक साथ इन तीनों का निर्माण हुआ तो उत्तराखंड बहुत आगे है। और इसलिए जो लेखक गांव है, जो देश का पहला लेखक गांव है थानों में, उस लेखक गांव में भी जिसका अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति, साहित्य और कला का महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें दुनिया के 60 से भी अधिक देशों के लोग सम्मिलित होंगे, ऐसे लेखक गांव भी 3 नवंबर को पहले दिन 3, 4, 5 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो महोत्सव है उसके पहले दिन 3 को वो उत्तराखंड को ही समर्पित है, जिसमें उत्तराखंड के विकास, उत्तराखंड के प्रगति, संभावना और चुनौतियों पर बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। विविध पैरेलल सत्र चलेंगे, जैसे कि बेचन कंडियाल जी ने, विदुषी जी ने बताया कि 5-5 समानांतर सत्र चलेंगे और देश के कोने कोने से और दुनिया से भी लोग आ रहे हैं, वो विमर्श करेंगे। तो 3, 4 और 5 इन तीनों दिनों वो उत्सव होगा, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे विदुषी जी ने बताया कि उसमें कर्नाटक के हमारे महामहिम राज्यपाल जी आ रहे हैं, पंजाब के महामहिम राज्यपाल जी आ रहे हैं, हमारे उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल जी रहेंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उन कार्यक्रमों में रहेंगे, हमारे केंद्रीय कानून मंत्री उस कार्यक्रम में रहेंगे और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। जो मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति हैं वो लगभग दोनों तीनों दिन में यहाँ पर रहने वाले हैं और इंडोनेशिया के एक मंत्री हैं वो भी इसमें रहेंगे। देश के विभिन्न कोनों से जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी से जुड़े जितने भी ऐसे मनीषी हैं। इधर कुमाऊं विश्वविद्यालय के लिए ये गर्व का क्षण है जब आगामी 4 नवंबर को होने वाले दीक्षांत समारोह में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। कार्यक्रम में राज्यपाल और कुलाधिपति गुरमीत सिंह की भी उपस्थिति रहेगी। कुलपति प्रोफेसर DS रावत ने बताया कि समारोह में 90 मेधावी छात्रों को पदक, 234 को PhD, 3 को लिट और 7 को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। 16,183 छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। कुलपति ने बताया है कि इस बार छात्रों की डिग्रियां 2 माह के भीतर उनके घर भेजी जाएंगी। इस बार जो हमारा 20वां कॉन्वोकेशन है कुमाऊं विश्वविद्यालय का, वो 4 नवंबर को निर्धारित हुआ है एंड जो हमको अभी प्रोग्राम मिला है उसके हिसाब से माननीय राष्ट्रपति महोदया इसकी चीफ गेस्ट होंगी एंड गवर्नर साहब होंगे एंड CM साहब को हम अभी रिक्वेस्ट करेंगे एंड एजुकेशन मिनिस्टर साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे। सभी लोग मुझे लगता है इसमें आएंगे एंड इस बार टोटल 16,000 से ऊपर बच्चे, टोटल UG एंड PG बच्चे हैं जो पास आउट हुए हैं। एंड जैसा हमने ज्वाइन करते ही बोला था कि बच्चों को डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको हमने लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट किया था। लास्ट ईयर 18,000 के ऊपर बच्चे, जितने भी बच्चे पास आउट थे उनकी डिग्रीज उनके घर भेजी जा चुकी है। इस बार जितने भी बच्चे पास आउट हैं, 16,000 प्लस जो बच्चे हैं, उन सब की डिग्री प्रिंटिंग में जा चुकी है एंड मुझे लगता है कि विदिन 2 मंथ्स ऑफ द कॉन्वोकेशन उन सब बच्चों की डिग्री उनके घरों को डिस्पैच कर दी जाएगी। जो टोटल PhD हैं वो 234 हैं, उसमें 3 डिग्री धारक हैं एंड जो टोटल मेडल्स हैं वो 90 हैं। एज प्रीवियस ईयर के हिसाब से भी जो हमारे छात्राएं हैं उनका परसेंटेज अबाउट 60% है इन ऑल कैटेगरीज। उत्तराखंड में अब अपात्र राशन कार्ड धारकों पर गाज गिरने वाली है। जिला पूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो लोग पात्रता मानकों से बाहर हैं और फिर भी सरकारी राशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने ऐसे लोगों को चेतावनी दी है कि वे स्वयं अपने राशन कार्ड जमा कर दें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
डीएसओ के अग्रवाल के मुताबिक अब तक 3600 से ज्यादा अपात्र राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। फिलहाल विभाग ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पात्रता जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। से अधिक 3600 से अधिक राशन कार्ड इस तरह के निकाले हैं और ये कार्य जारी है और लगातार कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि इसमें तेजी लाई जाए। तो हमारे क्षेत्र के सारे इंस्पेक्टर्स ARO क्षेत्र में घूम रहे हैं, फील्ड में जाके, बस्तियों में जाके कार्डों की जांच कर रहे हैं, पात्र अपात्र की जांच कर रहे हैं और कार्डों का सत्यापन भी कर रहे हैं। साथ ही जो है दूसरी प्रक्रिया हमारी एक ये भी है कि हम जो हमने अपनी दुकानों पे नई POS मशीन लगाई है और उसमें भारत सरकार के निर्देश पे परिवार के सारे सदस्यों की eKYC की जा रही है। यदि आप यहाँ रहते हैं तो आप अपना आधार कार्ड लेके संबंधित राशन की दुकान पे जाइए और उस पे जाके आप का जो है आधा मिनट के अंदर अंदर आपका eKYC संपन्न हो जाएगा। तो उससे किसी भी दिक्कत से आप भी बच जाएंगे और सरकार का भी जो है ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ इतने लोग यहाँ पर ये रहते पाए गए हैं। eKYC हमारी जो है 30 नवंबर तक पूर्ण किया जाना है। अभी तक करीब 4.25 लाख लोगों का हम कर पाए हैं, जबकि हमारे पास 15 लाख जो है यूनिट्स हैं। तो शेष जो यूनिट्स रह गए हैं उन कार्ड धारकों से भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप राशन की दुकान पर जाइए और eKYC के माध्यम से अपना eKYC का कार्य जो है पूर्ण कराइए। शासन से निर्देश प्राप्त होने पर हमने जो सत्यापन अभियान किया उसमें करीब 3300 लोगों के खिलाफ जो लोग यहाँ रहते नहीं पाए गए, इन लोगों ने उनके कार्ड हमने निरस्त किए थे, तो उनके खिलाफ जो है पुलिस में प्रथम सूचना दर्ज कराई गई है। उसकी जांच जो है जारी है और इसके अतिरिक्त जो अपात्र लोग होंगे और जो कार्ड सरेंडर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से भी उनको भी इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। तो मैं आप चैनल के माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी राशन कार्ड धारक अपात्रता में श्रेणी में आ गए हों वो अपने राशन कार्ड जो है किसी भी आपूर्तिकालय में, जिला आपूर्तिकालय में आके उसे एक सिंपल एक एप्लीकेशन के साथ जमा कर दें। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और वो किसी भी कार्रवाई से। नारसन ब्लॉक परिसर में युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर ब्लॉक क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक और कलात्मक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को जीवंत बना दिया है। छात्राओं ने उत्तराखंड की लोक संस्कृति को दर्शाते हुए लोकगीतों पर नृत्य प्रस्तुत किए हैं। वहीं कई छात्रों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख कोमल देवी, BO संदीप खनखरियाल, ब्लॉक कमांडर कृष्णपाल और धनंजय चौधरी सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों ने युवाओं की प्रतिभा की सराहना की है। सबसे पहले तो मैं मोदी सरकार और धामी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से देश में ऐसे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं कि बच्चे भी इतने उत्साहित हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और प्रांतीय रक्षक दल का आज नारसन ब्लॉक में युवा महोत्सव का कार्यक्रम था, जिनमें बच्चों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया और उन्हें देखकर बहुत ही खुशी मिली। ऐसा लगता है कि यही हमारे आने वाले कल का भविष्य बनेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। बच्चों को यही शुभकामनाएं देती हूँ कि बच्चों ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और अच्छे से कार्य करते रहो ताकि हमारे देश का नाम रोशन हो सके। देखिए, युवा कल्याण विभाग द्वारा युवा महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। ये प्रत्येक विकास खंड में हम आयोजन कर रहे हैं। ये प्रतियोगिता त्रिस्तरीय प्रतियोगिता है। विकास खंड से शुरू होते हुए राज्य में जाएंगे, जनपद में जाएंगे, जनपद के बाद राज्य में जाएंगे और उसके बाद जो नेशनल लेवल पे एक कंपटीशन होता है हमारा युवा महोत्सव, जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे किया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में और उसी के क्रम में ये सारा आयोजन हो रहा है। कहाँ देखिए, मुख्यतः हमारे जो महिला मंगल दल है, जो महिलाएं हैं, जो युवक मंगल दल है और 15 से 29 वर्ष के जितने भी हमारे बच्चे हैं वो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है जिससे हम दूर होते जा रहे हैं उसको आगे बढ़ेंगे। नैनीताल के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC ने आज अपने पद का कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार ग्रहण करते ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती 4 नवंबर को होने वाला
राष्ट्रपति का दौरा और शहर के यातायात प्रबंधन की व्यवस्था है। नए एसएसपी ने कहा कि राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए सुरक्षा और यातायात दोनों को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। पुलिस बल को तैनात कर समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता में पुलिस के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी। देखिए, एक व्यवस्थित रूप से पहले से ही पीएचक्यू रेंज के निर्देशन में ये एक तैयारियां चल रही है और वो तैयारियां अलग अलग फेज में हैं। तो अभी मैंने जस्ट फोर्स का ही जायज़ा लिया है, तो फोर्स का ऑडिट करना, रिक्वेशन करना वो सब हो चुका है। अभी 1-2 राउंड फील्ड विजिट और हो चुका है, तो मैं भी अपने साथी अधिकारी कर्मचारीगण के साथ जाके फील्ड विजिट करूंगा और एएसएल प्रस्तावित है 2 दिन बाद, तो एएसएल में प्रतिभाग करेंगे और सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। और इसमें देखिए हमारा जो सभी प्रशासन की विभिन्न डिपार्टमेंट्स रहता है, सो पीएचक्यू हो गया, शासन हो गया, पीएचक्यू, शासन, माननीय डीएम साहब और हम सब लोग और आईजी साहब और रेंज आईजी मैडम और कमिश्नर साहब के नेतृत्व में सबके दिशा निर्देश में हम लोग जो है इसको सकुशल संपन्न कराना है। मेन चैलेंज थोड़ा सा ट्रैफिक का भी है और राजभवन में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने का और सकुशल बनाने का ही रहता है। सुरक्षा भी मेन इशू है, क्योंकि हल्द्वानी में अगर हेलीकॉप्टर उतरेगा तो लंबा भी है पूरा। डेफिनेटली देखो, सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं कुछ चीज़ें आपको साझा नहीं करूंगा कि कौन सी हेलीपैड में उतर रहे, कितने बजे उतर रहे, ये सब मैं साझा नहीं कर पाऊंगा। हेलीपैड और वो सारी सुरक्षा का व्यवस्था गोपनीय होता है। डेफिनेटली हम आपको बताएंगे व्यवस्था के बारे में एंड हमारा इंटरनल जो फोकस रहता है मेनली सुरक्षा के बारे में रहता है और देन ट्रैफिक के बारे में भी रहता है और व्यवस्था के बारे में भी रहता है। सकुशल हर एंगल से सुरक्षा, व्यवस्था और ये दोनों एंगल से और सुविधा, ये तीनों एंगल को बैलेंस करना है। तो तीनों एंगल के दृष्टिकोण से हम तैयारियां वो कर रहे हैं कि आप ही है जनता, मतलब हम और आप ही है। जो भी है कमियां हैं तो हम निर्वहन कमियां को पूरा करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, तत्पर हूँ। मेरा हमेशा पुलिस फोर्स को भी यही मैसेज रहता है और मेरा खुद का भी विचार यही रहता है कि बी ओपन, बी ट्रांसपेरेंट एंड बी मोर कम्युनिकेटिव। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समाज के साथ, मीडिया के साथ और समाज के हर वर्ग के साथ। और पॉलिटिकल हमारा जो राजनीता बोलते हैं, हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप हो गया, डिपार्टमेंट का अन्य अधिकारी कर्मचारीगण के साथ एक ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन रखना और सबके साथ। उत्तराखंड की मनमोहक वादियां इन दिनों देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था और साहसिक पर्यटन का संगम बन चुका ये पर्वतीय राज्य अब सैलानियों के लिए साल भर का डेस्टिनेशन बन गया है। वर्ष 2022 में जहां प्रदेश में 5.39 करोड़ पर्यटक पहुंचे, 2023 में यह आंकड़ा 5 करोड़ 96 लाख तक पहुंच गया। 2024 में भी लगभग 5 करोड़ 94 लाख सैलानियों ने देवभूमि का रुख किया है। लगातार बढ़ती सैलानी संख्या ये साबित करती है कि उत्तराखंड अब पर्यटन मानचित्र पर देश का उभरता सितारा बन चुका है। नैनीताल में एक बार फिर साहित्य और कला का संगम देखने को मिलेगा। 1 और 2 नवंबर को आयोजित होने जा रहे हिमालयन इकोज कुमाऊं साहित्य एवं कला महोत्सव में देश भर के नामी साहित्यकार और कलाकार शामिल होंगे। ये महोत्सव अपने 10वें संस्करण का जश्न मना रहा है। इसमें प्रसिद्ध लेखक और प्रकृतिवादी स्टीफन ऑल्टर, फिल्म निर्माता और चित्रकार मुजफ्फर अली और कला इतिहासकार अलका पांडे अपने विचार साझा करेंगे। आयोजक जानवी प्रसाद ने बताया है कि कार्यक्रम का उद्देश्य कुमाऊं की साहित्यिक विरासत को वैश्विक मंच पर पहुंचाना और युवाओं को साहित्य से जोड़ना है। जी, ये 10th एडिशन है हिमालयन इकोज का, जो नैनीताल में होने वाला है 1 और 2 नवंबर को। ख़ास बात यह है कि हमने एक नेचर प्राइज़ इंस्टीट्यूट करा है इस 10वें एडिशन में, जिसके विनर स्टीफन ऑल्टर हैं। प्राइज़ का महत्व ये है कि जो भी नेचर से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो राइटर हो, आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, स्पोर्ट्समैन हो, स्कल्पचर वाला आदमी हो, फार्मर हो, अगर उसने कुछ अपनी फील्ड में एक्सेलेंस हासिल की है तो ये नेचर प्राइज़ उनके लिए है। ये पहला एडिशन है और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे टैलेंट निकल के आएंगे और डिज़र्विंग ऑफ दिस अवार्ड। इसकी जूरी में गोखले JLF की जो को-फाउंडर है और कुमाऊं में बहुत ही फेमस राइटर हैं कुमाऊं की। चले खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।